कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 सेट बी के उत्तर अथवा सहित उत्तर हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, डिटेल सहित हैं। आप इनको बड़े ध्यान से देखिए, बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहले इसके प्रश्न देख लेते हैं, फिर उधर से उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से परावैद्युत पदार्थों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ये ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एसी परिपथ में अनुनाद संभव है? तो एलसी और एलसीआर परिपथ में अनुनाद संभव होता, अर्थात ये इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण दो टुकड़े टूट जाता है, किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्थिति बदल जाएगी? तो ध्रुव की स्थिति केवल ए स्थिति बदलेगी, फोकस और वक्रता के केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा है, प्रकाश विद्युत धारा का मान। तो इसका फर्स्ट वाला सही है ऑप्शन, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, नाभिक संख्या, नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व जो है सभी नाभिकों के लिए एक समान होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका तो ये है, बिना बायस्पियन संधि से होल पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर विसरित क्यों होते हैं? क्योंकि पी क्षेत्र में होल की सांद्रता यन क्षेत्र की सांद्रता से क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा होता है। इसके बाद हम अगला वाला देख लेते हैं। तो चलिए ये जितने थे ये सही विकल्प के उत्तर हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले का सी है, दूसरा का सी है, तीसरा का ए है, चौथा का ए है, पांचवा का डी है, छठवां का सी है। अब प्रश्न क्रमांक 2 के लिए हम देखते हैं जो खाली स्थान है। तो देखिए इसमें खाली स्थान एक समान आवेशित के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर हो जाएगा समतल चादर के कारण। प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता है, माने उसका वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ ख़त्म होता है, चुंबकीय क्षेत्र का कुछ पता नहीं होता है। आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, जब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हम एन से एस की ओर बनाते हैं, एस से एन की ओर, ऐसे हम घेरा बनाते हैं, बंद लूप बनाते हैं। इसलिए इसका न स्रोत पता होता है और ना ही इसका अंत पता होता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान उत्पन्न करता है, तो यहाँ विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के विकिरण के उत्सर्जन के कारण अस्थायी होते हैं। चलिए अब इसके उत्तर को यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ समतल चादर हो जाएगा, पहले वाले में धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन धारा, विकिरणों का उत्सर्जन। ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है जो खाली स्थान वाले हैं। चलिए अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं, इसका तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का पहले पेपर में देख लेते हैं, तीसरे नंबर में क्या है। तो तीसरे नंबर में सही जोड़ी है, इसको मिला लेते हैं। सही जोड़ी क्या क्या है? धारा की सुग्राहिता, तो ये वाला है। वोल्टता की सुग्राहिता, तो ये वाला है। समान कला में कंपन, तो ये इसकी 4 गुना तीव्रता होती है। परिवर्ती कलांतर, ये हो गया। अब यहाँ त्रिसंयोजी में पी टाइप और पंचसंयोजी में एन टाइप होता है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो इस तरह से पहले का ई, दूसरे का एफ, तीसरे का जी, चौथे का एच और पाँचवें का बी, छठवें का सी, इस तरह से है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे वाले प्रश्न के लिए। तो चलिए चौथे प्रश्न में देख लेते हैं। एक वाक्य में प्रश्न है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या प्रश्न है एक वाक्य के। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विभव का सूत्र V = 1/4πε0 Q/R किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी आवर्धन कैसे करता है? क्योंकि जो वस्तु रखी जाती है सरल सूक्ष्मदर्शी में वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी जाती है, जिससे दर्शन कोण का मान अधिक होता है। अभी हम उत्तर दिखा देंगे उसमें। तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर करती है? तो ध्रुवण है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। किसी फोटान की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र के प्रतीकों का नाम बताइए? तो E = hν होता है। n प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंड के संरचना में कहाँ स्थित होता है? तो यह चालन बैंड के नीचे होता है। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो ये विभव का सूत्र था, उसमें विभव का सूत्र पूछा था बिंदु आवेश का, तो ये हो गया। दूसरा पूछा था कि सूक्ष्मदर्शी में कोणीय साइज बराबर होती है, फिर भी आवर्धन क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस के पास 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु रखी जाती है, जिससे दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है।
तीसरा था कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में कौन अंतर करता है, तो ध्रुवण। चौथा था कि यहाँ पर फोटान की ऊर्जा का सूत्र लिखे तो E बराबर h न्यू होता है, तो EH जो है प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है और E ऊर्जा है। और अगला पूछा था कि n प्रकार के अर्धचालक में विशिष्ट ऊर्जा स्तर कहाँ बनता है, तो चालन बैंड के नीचे दाता ऊर्जा स्तर बनता है। इस तरह से है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की, सत्य सत्य की। तो यहाँ पर देखते हैं सत्य सत्य क्या है। किसी आवेश विन्यास जिसके कुल आवेश शून्य है के कारण सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये असत्य होता है। विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ विभव सर्वाधिक ह्रास होता है, ये सत्य है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग माध्यम के वैद्युत और चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है, सत्य है। किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से त्वरित होते हैं, सत्य है। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती, असत्य है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पाँचवां असत्य है। इसके बाद हम 6वें नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं और ये प्रश्न अब 2-2 नंबर के आ गए हैं और ये अथवा सहित हैं। अच्छी बात ये है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसका है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कूलाम का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। और इसके बाद इसका सूत्र लिख देना है इस तरह से। फिर इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, वायु के लिए इसका मान कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। तो इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई दो अंतर लिख लीजिए। तो देखिए प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर है। ये पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं और ये पूरा वही है, इसमें आकर्षित होते हैं। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, इनकी 1 से अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है। इस तरह से हमको अंतर करना है। इसके बाद हम इसका 7वां प्रश्न जो है अथवा वाला देखते हैं। चुंबकन M तथा चुंबकीय तीव्रता H को परिभाषा करिए एवं आपस में संबंध लिखिए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। चुंबकन क्या है। चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं और इसका सूत्र M = M net/V। फिर दूसरा उसमें चुंबकीय तीव्रता भी पूछता था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा माध्यम की चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं और इसका सूत्र होता है H = B/μ। अब यहाँ पर संबंध क्या है। तो संबंध यह है कि चुंबकन चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होता है, M = H। इस तरह से संबंध है। इसके बाद हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न इसका कैसा है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखिए। तो चलिए माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज के पास की होती है, जो कि जल के अणुओं के कंपन की आवृत्ति के तुल्य होती है, जिससे अनुनाद उत्पन्न होता है और जल के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जल युक्त भोज्य पदार्थों का ताप भी बढ़ जाता है, जिससे उसमें भोजन क्या होता है, पक जाता है। इस तरह से सिद्धांत है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं इसके 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है एम्पियर मैक्सवेल का नियम लिखिए। तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम देख लेते हैं इसमें। तो मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारा के दो स्रोत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चालन धारा उत्पन्न होती है और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो एम्पियर के परिपथी नियम को मैक्सवेल ने संशोधित किया और एक नया नियम दे दिया, जिसे हम एम्पियर मैक्सवेल का नियम कहते हैं। तो इसमें ये था, ये समाकलन BdL μ0I, ये सिर्फ जो है एम्पियर का नियम था। इसमें IC + ID दोनों धाराओं को इसने जोड़ दिया है। तो μ0IC और ये जो ID है माने विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका सूत्र ये होता है। तो ये लिख देना। इस तरह इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल का नियम कहते हैं। इसके बाद हम 9वां नंबर का प्रश्न पहुँचते हैं। हालांकि ये 2 अंक में नहीं देना चाहिए, पता नहीं किसने पेपर बना दिया है, पर फिर भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है सीधे देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सके। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, 2 नंबर में आया है और काम जो है 4 नंबर का है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। हमको ज्ञात है जल की गहराई, तो ये दिया है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिए हैं तो 0.8 मीटर हो गया। जल का अपवर्तनांक दिया है ये
अब हम इसके प्रश्न के हिसाब से चित्र बना लिए हैं कि यहाँ पर मान लीजिए बल्ब रखा है और यहाँ से प्रकाश निकलता है, तो इस तरह से प्रकाश निकल करके और इस दिशा में इसकी सतह की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। यहाँ से भी प्रकाश निकलता है और इसकी सतह पर यहाँ पर मुड़ जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, आपतन कोण। तो ये जो आर है, आर का मान कितना है 90। यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कितना है 90, क्योंकि ये अभिलंब है, ये सतह से इधर की ओर मुड़ जा रहा है। इस तरह से हमको चित्र बना लेना है और दोनों हिस्से में बना लेना है कि कोई प्रकाश यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा। तो यहाँ पर लिखा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर ये किरण, ये देख लीजिए, ये ऐसे गई है, तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बल्ब बिंदु स्रोत की तरह कार्य करेगा, अतः प्रकाश का क्षेत्र वृत्ताकार होगा। जब ऊपर ये प्रकाश निकलेगा तो वृत्ताकार निकलेगा, जिसकी त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जो है AC की आधी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लीजिए चित्र में, ये चित्र है, इस चित्र की जो आधी दूरी होगी वो उसके त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि प्रकाश ऐसे फैलेगा, यहाँ वृत्त जैसे ऐसे वृत्ताकार फैलेगा, तो इसकी त्रिज्या AC की आधी हो जाएगी। तो जो AC की आधी है, इस मतलब ये हो गया कि OB और ये क्या है OC या OA, ये सारी त्रिज्या यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो OA बराबर क्या लिख दिए, OB लिख दिए हैं। इसके बाद हम जानते हैं स्नेल के नियम से लगाते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको समझते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ, तो यहाँ म्यू का मान 1.33 है, तो ये लिख दिए, साइन आई की जगह साइन आई लिख दिए। साइन आर का मान 90 था अपवर्तन कोण का मान, तो साइन 90 लिख दिए। अब यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1.33 बराबर साइन आई हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में आई का मान देना चाहिए था कि 1.33 का इतना होता है, पर नहीं दिया है, तो गलत है, क्वेश्चन अधूरा है। फिर भी मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, आई बराबर 48.75 डिग्री हो जाएगा। अब चित्रानुसार हम यहाँ पर टेन थीटा निकालेंगे। तो चलिए टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो टेन आई बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, OC, कोण के सामने वाला लंब कहलाता है आधार, तो ये हो जाएगा OC बटे OB। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ टेन आई, तो टेन आई बराबर क्या हो गया, लंब OC था, आधार OB था, तो OC अपॉन आर। अब OC का जो मान था वो त्रिज्या के बराबर था, तो R लिख दिया। OB का मान वो गहराई के बराबर है, तो H लिख दिए। अब यहाँ पर I का मान कितना आया था 48.75, तो यहाँ पर हम ये लिख दिए, R की जगह R लिख दिए, और जो H का मान वहाँ पर 0.8 दिया था वो लिख दिए। यदि हम इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.8। अब ये 48.75 का मान भी देना चाहिए था पेपर में, पर नहीं दिया है, पर कोई बात नहीं, इसका कुछ मान होता है, उस मान में यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 0.91 मीटर उसकी त्रिज्या आ जाएगी। और जब त्रिज्या आएगी तो जो क्षेत्रफल था वो वृत्ताकार था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का मान रख दिए और आर का मान ये 0.91 आया है, इसका मान रख देंगे, इसको हल कर देंगे तो 2.61 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा, जितने में उसका प्रकाश फैलेगा। चलिए अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न 9वां क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। 9वां प्रश्न, 9वां का ही अथवा वाला प्रश्न है। किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अवदृश्य की फोकस दूरी 15 मीटर है और उसके नेत्रिका की फोकस दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। नेत्रिका प्रयुक्त की गई है, तो दूरबीन की कोणीय आवर्धन ज्ञात करें। तो इसमें देख लेना कि 1 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको बदलना पड़ेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, हल देखते हैं कैसे कैसे है। अवदृश्य की फोकस दूरी FO बराबर 15 मीटर है, तो मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर दिए, 1500 सेंटीमीटर हो गया। नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर 1 सेंटीमीटर उसमें दिया है। अब कोणीय आवर्धन का जो सूत्र होता है, इसके आवर्धन क्षमता की जैसे ही है, FO अपॉन FE, तो FO का मान 15 है, FE का मान कितना 1, इसको कर देंगे 1500, माने 1500 गुना वो आवर्धन करेगा। इसके बाद चलते हैं इसके 10वें वाले प्रश्न में। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, तो 10वां का प्रश्न इसमें पहले पेपर में देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, विवर्तन किसे कहते हैं, एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में उच्चिष्ट कब प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना एवं अवरोध द्वारा बनी ज्यामिति छाया में अतिक्रमण करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब इसके लिए है कि उच्चिष्ट कब प्राप्त होते हैं, तो केंद्रीय उच्चिष्ट कब प्राप्त होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, अर्थात तरंगों के बीच कलांतर एवं पथांतर का मान 0 होता है, तब हमको अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है और केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए क्या शर्त है, थीटा बराबर n+1/2 लैम्डा अपॉन a होता है, n का मान ये +-1 +-2 इस तरह से हम रख सकते हैं, तब ये द्वितीयक उच्चिष्ट की क्या होती है, शर्त होती है। इस तरह से हमको विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। चलिए इसका 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें 10वां प्रश्न का अथवा वाला क्या था, दो कला संबद्ध
दो कला असंबद्ध प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनमें 2 नंबर का है तो तीव्रता तो ज्ञात नहीं करना है, सूत्र लिख देना है। दो कला संबद्ध स्रोत हों तो परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है 4I cos स्क्वायर फाई अपॉन टी होता है, जहाँ फाई दोनों के बीच का कलांतर है। दो कलश असंबद्ध स्रोत हो तो परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 होती है, क्योंकि उनकी तीव्रता अलग अलग होगी, आयाम अलग अलग होता है। दो कलश संबंध में आयाम से एक जैसे होता है तो दोनों का I होगा। इस तरह से ये दोनों का सूत्र होता है। अब हम आ जाते हैं इसके 11वें प्रश्न में। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं। इसमें जो हमको मान दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या मान दिया है? वहाँ द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग कर देंगे, एसआई मात्रक में बदलना होता है। गेंद का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, एसआई मात्रक में पहले से है। प्लांक नियतांक क्वेश्चन में दिया है, उसको यहाँ से उतार लेना जो भी हो। अब डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण जो होता है ये होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन वी एम भी। एच का मान रख दिए, एम का मान रख दिए, वी का मान रख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं 40 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसमें 6.63 में 4 का भाग करेंगे तो इस तरह से संख्या आ जाएगी। ये इतना उसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 11वां प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न। तो चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है ऊर्जा इसमें। तो फोटान की तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया है 500 नैनोमीटर, तो 500 गुणे 10 की घात -9, नैनो का मतलब 10 की घात -9 मीटर हो गया। अब इसमें से 2 शून्य काट देंगे तो 5 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। ये 9 था तो 2 शून्य हटाने के कारण -7 हो गया। फोटान की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लेमडा। न्यू का मान सी अपॉन लेमडा होता है। अब यहाँ एच का मान ये रख दिए हैं, सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर होता है, लेमडा का मान ये जो हमारे पास दिया तो ये है। इसमें एच और सी का मान नहीं भी दिया रहेगा, याद करके जाना पड़ेगा। अब इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ पर जो संख्या 6.63 अलग कर लिए, 3 अलग कर लिए, मटे में 5 है तो 5 अलग कर लिए। घातों को देख लेते हैं, -34 है और +8 है और नीचे का भी -7 जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो इस तरह से हल करेंगे, घात हल कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करके भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से जूल में इसकी ऊर्जा आ जाएगी। फिर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न ये क्या है? तो 12वां प्रश्न क्या है इसका देख लेते हैं। बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि इस तरह कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। जब घूमता है तो इसमें ये तरंगें बनती हैं, ये ऐसे स्पिन और एंटी स्पिन करते हुए जाता है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज होती है। तो यहाँ पर परिधि का सूत्र कितना हो गया? 2πr, और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य हो गया लैम्डा और एन का मतलब हो गया पूर्ण गुणज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने से जो है लैम्डा का मान रख दिए हैं, जो इसके अनुसार है, कहना चाहिए डी ब्रॉगली के अनुसार। डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम भी। तो यहाँ लैम्डा की जगह हम क्या लिख दें? एच अपॉन एम भी। अब हम यह क्या कर रहे हैं, एम भी को इधर भेज दिए हैं, 2π को इधर भेज दिए हैं। तो एम भी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π हो गया। एम भी आर जो होता है कोणीय संवेग होता है, तो एल बराबर एन एच अपॉन 2π, और यही द्वितीय प्रतिबंध है। इसके बाद हमको यहाँ पर जो जो आया है वो हम लिख देंगे कि यन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्लांक नियतांक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। इस तरह से हमको हल करना है। चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। अथवा प्रश्न कैसा है 12वां का? तो ये है रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव क्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? एच बेकुरल ने 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज की, जिनके अनुसार अस्थिर नाभिक जो होता है कुछ विकिरणों और कणों का उत्सर्जन करता है, जिसे रेडियो धर्मिता कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अल्फा क्षय, इसमें अल्फा क्षय में अस्थायी नाभिक हीलियम के तुल्य कण निकलता है नाभिक से। बीटा क्षय होता है तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन निकलता है नाभिक से, और गामा क्षय होता है तो उच्च ऊर्जा के विकिरण निकलते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के क्षय होते हैं। ये चीज़ें हमको लिखना है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 में पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 इसका क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक गोली कोष है, और इसके बारे में हम लिखेंगे चित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं, माना आवेशित गोली कोष का केंद्र O है, तो ये केंद्र O हो गया, त्रिज्या R है तो ये त्रिज्या R हो गई। इसके केंद्र से R दूरी पर P बिंदु है, तो इसके केंद्र से R दूरी पर P बिंदु हो गया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु इस गोले से बाहर है, इसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की होगी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है।
अब यहाँ O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या मान करके गोली गासी पृष्ठ, ये जो डॉट डॉट दिखता है ये गोली गासी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो चलिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगा लेंगे। तो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस 0 लिख लिए क्योंकि डी एस और ई जो है एक ही दिशा में है, तो इस तरह से आ जाएगा ये कॉस 0 का मान 1 होता है। आगे देख लेते हैं, यह समाकलन डी एस है, तो समाकलन डी एस मतलब ये है जो हम गोला माने हैं, तो गोले का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे। ये जोड़ कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 4πr², तो ये लिख दिए। अब हम जानते हैं गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फाई ई का मान है यहाँ पर हम ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये इस तरह से मान आ गया, फाई का इधर का मान आ गया, ये इस तरह से यहाँ पर उतार देना है। अब इसके बाद यहाँ हमको ई निकालना है, तो बाकी चीज़ों का पक्षांतर कर देंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो देख लीजिए ई बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है और क्यू पहले से, आर इधर चला जाएगा तो Q/r²। तो यही जो है बाह्य बिंदु पर गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 13वां नंबर के प्रश्न में। तो 13वां नंबर का प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हो गया। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, संयोजन की तुल्य धारिता के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए सूत्र को देखते हैं, इसमें कैसे कैसे ये सूत्र है। हाँ, तो ये श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनका नाम C1 C2 है, इनके बीच का विभवांतर V1 V2 भी है, और इसका जो आवेश मिलेगा वो बराबर मिलेगा Q मिलेगा। तो यही चीज़ हमको लिख देना है। चित्रानुसार 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए जिनकी धारिता क्रम से C1 C2 C3 है, इन्हें Q आवेश देने पर विभवांतर निम्नानुसार है। तो विभवांतर V1 बराबर Q/C1, क्योंकि सूत्र होता है Q/C, और V2 हो गया Q/C2, V3 हो गया Q/C3। कुल विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 + V2 + V3, तीनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है V1 का मान यहाँ पर रख दिए Q/C1, V2 का मान रख दिए, V3 का मान रख दिया, और जो V का मान होता है Q/C। यहाँ से हम देख रहे हैं Q को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद इन Q को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो जो ये C आया तुल्य धारिता है, तो कह सकते हैं कि ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम बटे में है, तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से इस लाइन को हमको शब्दों में लिख देना है। इसके बाद हम आते हैं 14वें नंबर के प्रश्न में। तो 14वां प्रश्न क्या है, चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहले, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाली भौतिक राशि का नाम लिखिए। परिपथ में इस विरोध में विरुद्ध धारा स्थापित करने के लिए किए गए कार्य के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए, तो किसी धारा परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाली भौतिक राशि को स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण कहते हैं। तो जो भी स्वप्रेरण यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर प्रेरण कर देते हैं, स्वप्रेरण कर दीजिए, ये तो स्वप्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर किसी कुंडली में प्रेरित धारा स्थापित करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य के लिए व्यंजक है। तो हम यहाँ करेंगे, ये सूत्र होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, dW = IE/dt। तो यहाँ dW की जगह dW लिखें, I की जगह I लिखें, E का जो मान होता है LdI/dt होता है, तो ये लिख दिए हैं। अब एक dt तो पहले से है, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो I = ILDI बचेगा। अब हम ये अल्प कार्य निकाले हैं। अब 0 से I तक धारा को स्थापित करने में किया गया कार्य, तो कुल कार्य निकालेंगे, तो यहाँ dW की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, और यहाँ पर हमको समाकलन लगा देना, 0 से I तक लिमिट लिखना है, और ये जो भी चीज़ है ये इसको समाकलन के भीतर लिख देना है। जब हम इसको समाकलन कर लेंगे तो हमारे पास W = L, और इसका हो जाएगा I² 2। ये सब कुछ बदल करके ये बन जाएगा I² 0 से I। अब यहाँ लिमिट रख देंगे, तो एक बार I रखेंगे तो I², एक बार 0 रखेंगे माइनस लगा के तो 0 हो गया 2। अब इसको हल कर देंगे, तो ये जो 2 है इसको अलग कर दिए, 1/2। अब यहाँ क्या बचा, LI²। इस तरह से इसकी ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद इसका अगला 14वां का अथवा वाला देखते हैं। अनंत रूप से विस्तृत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अनियमित आकार का चालक तार रूप रखा हुआ है। 3 ऐसे तरीके लिखे जिसके कारण लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सके। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन की, 14वें के अथवे की। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स φ = BA cos θ होता है।
तो परिवर्तन करके प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें, एक B है, एक A है, एक थीटा है। इन्हीं चीज़ को लिखना है कि तार के लूप का क्षेत्रफल परिवर्तन करके ये क्षेत्रफल आया। यदि क्षेत्रफल परिवर्तन करेंगे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फिर तार के लूप के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का विन्यास, विन्यास का मतलब कोण, यदि थीटा का मान हम बदलेंगे इनके बीच का, चुंबकीय क्षेत्र का और क्षेत्रफल का, तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। या फिर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तब भी इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम धारा उत्पन्न कर सकते हैं उस लूप में। अब हम इसका 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां नंबर का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय के कारण तथा उन्हें कम करने के उपाय लिखिए। तो चलिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखते हैं। क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत? यह अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज आरोपित करते हैं तो द्वितीयक, इसके पास रखी द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर हमको चित्र बना देना है। चित्र बनाते समय देखना है कि यदि अपचाई ट्रांसफार्मर है तो इसमें फेरों की संख्या कम रहेगी, और यदि उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो यस वाले में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक रहेगी। इतना चित्र बनाने के बाद चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns व उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से, तो फैराडे का द्वितीय नियम होता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। उसी को हम लिख दें, द्वितीय कुंडली की बात करते हैं तो यस लिख दें, यहाँ भी क्या लिख दें, एस फेरों की संख्या ns है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यही चीज़ हमको नीचे भी लिखना है, केवल प्राथमिक कुंडली कर देना है, और प्राथमिक कुंडली को अंग्रेजी में प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, इसलिए यहाँ पर PP लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे। जब समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे तो देख लीजिए इसमें क्या क्या हो जाएगा। यहाँ हो गया ES तो यहाँ हो जाएगा ES, और बटे में क्या हो गया EP तो यहाँ हो गया EP। बाकी इसको यदि हम भाग करेंगे, इसको इसमें भाग करेंगे तो माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, डी फाई कट जाएगा, dt कट जाएगा, ये बचेगा NS अपॉन NP। अब मान लेते हैं यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो जो विद्युत वाहक बल है वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो हम ES न लिख के हम इसको क्या लिख दें, VS, और इसको लिख दिए हैं VP। चलिए आगे हम देखते हैं आगे इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, द्वितीय कुंडली की शक्ति प्राथमिक कुंडली की शक्ति के बराबर होती है यदि ऊर्जा का क्षय ना हो। तो शक्ति का सूत्र होता है VI। तो द्वितीय कुंडली के लिए हम SS लगा दें VI लिख के, और इसमें PP लगा दें प्राथमिक कुंडली का, इसलिए। तो यहाँ पर हम VP को यहाँ बटे में कर दिए, यहाँ इसको कर दिए, तो VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS हो गया। ये चौथा समीकरण हो गया। अब यदि हम इन समीकरण की तुलना करें, ये तीसरा समीकरण हम देख लें और ये चौथा समीकरण देख लें, तो यहाँ देखते हैं VS अपॉन VP, तो VS अपॉन VP लिख दिए। फिर लिखा NS अपॉन NP, तो NS अपॉन NP लिख दिए। यहाँ VS अपॉन VP तो एक बार लिख चुके, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर IP अपॉन IS आया तो ये लिख दिए। इसके बाद हम इसी में क्वेश्चन पूछा था कि इसके ऊर्जा क्षय और इसे कम करने के उपाय देखिए। तो कुंडलनों का प्रतिरोध है, कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मोटे तारों का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, क्रोड के खराब अभिकल्पन एवं वायु रिक्ति का कारण प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है। इसे कम करने के लिए कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है। फिर तीसरा है भंवर धाराएं या लौह ह्रास। तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण, प्रत्यावर्ती धारा के कारण या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और क्रोड गर्म हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय है। इसे कम करने के लिए हमको पटलित क्रोड बनाना चाहिए। ये देख लीजिए, इसमें पटलित क्रोड बनाना चाहिए। इसके बाद चौथा है शैथिल ह्रास। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए नरम लोहे का क्रोड बनाना चाहिए। इस तरह से हमको इसका आंसर देना है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। तो प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, इसमें क्या है। इसका अथवा वाला, किसी LCR परिपथ पर AC प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसी का अथवा वाला देखते हैं। LCR परिपथ है तो ये चित्र बना है, इसमें जो L है वो मान लेते हैं कि L क्या है, ये L, इसके बारे में चित्र के बारे में ही लिखना है। तो L क्या कहलाया, प्रेरक कहलाया, ये संधारित्र कहलाया, ये प्रतिरोध कहला गया। तो ये किस में जोड़े गए हैं, स्रोत, AC स्रोत के साथ जोड़ गए हैं। इनमें लगाया गया विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। अब इस चित्र को देख लेते हैं। चलिए इस चित्र को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, तब आपको ये चित्र सही से दिखेगा।
यहाँ पर जो होता है ये है प्रेरक का वोल्टेज। तो धारा है ये यहाँ पर I है, तो धारा से 90 अंश क्या होता है अग्रगामी, ऊपर जा रहा है तो अग्रगामी। संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश नीचे की ओर है तो यह हो गया पश्चगामी। और ये प्रतिरोध का वोल्टेज धारा की दिशा में है तो ये समान कला में होते हैं, तो इस तरह से या जीरो कोण पर होते हैं। इस तरह से हमको ये बनाना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो इसको परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हमको परिणामी वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सूत्र होता है ये देख लीजिए, ये जो त्रिभुज बना है ये वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। इस त्रिभुज को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए देखते हैं, ये त्रिभुज है, इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पर ये परिणामी वोल्टेज है ये V, तो मैं ये लिख दिया V। फिर होता है आधार का वर्ग, तो ये VR है, तो ये VR का स्क्वायर हो गया, आधार का वर्ग हो गया। फिर लंब का वर्ग ये है, तो ये लिख दिया VL माइनस VC का वर्ग। इस तरह से हमको लिखना है। इसके बाद ये अभी यहाँ पर चित्र का काम खत्म है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या होता है, VR का मान होता है IR। तो यहाँ देख लीजिए VR का मान क्या है IR, तो VR की जगह ये VR की जगह हम क्या लिख दिए IR। इसके बाद जो VL का मान होता है IXL होता है तो IXL लिख दिए, और VC का मान होता है IXC तो IXC लिख दिए। फिर आगे हम क्या देख रहे हैं कि I इसमें भी है, इसको हम वर्ग करके बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा I। तो इस तरह से सबसे I हटा देना है, तो यहाँ बचेगा R²। यहाँ XL का मान क्या होता है ω_L, तो यहाँ ओमेगा लिख दिए। XC का मान 1/ωc है तो ωc लिख देंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर कुछ ये वाली चीज़ तो याद करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं। अब निकालना है हमको प्रतिबाधा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये सूत्र निकला है ऊपर उसमें से I को बटे में कर देंगे। देख लिए V/I हो गया, और बाकी ये सारी चीज़ें वही उतार दिए हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर ये करना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, और आगे कैसे आ गया यहाँ पर देखते हैं। ये तो प्रतिबाधा ये है, और V/I ये प्रतिरोध का ही काम करता है। प्रतिरोध भी प्रतिबाधा है, तो V/I को हम क्या लिख देंगे Z, जहाँ ये प्रतिबाधा है। इस तरह से हमको ये सूत्र निकालना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 में पहुँचते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है, दिष्टकारी किसे कहते हैं। पी-एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में परिपथ बनाइए एवं इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो चलिए दिष्टकारी इसका समझ लेते हैं, दिष्टकारी कैसे करते हैं। तो दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, दिष्टकारी कहलाता है। चलिए अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस चित्र को ही समझेंगे। इसके अनुसार है कि ये ट्रांसफार्मर कहला गया। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। तो पहली लाइन यही लिखा है जो इसमें है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये जो लिखा है ये AC का है, ये जो ग्राफ बना है ये किसका है AC का, और ये जो ग्राफ बना है ये किसका है DC का। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है तो जो बिंदु A होता है वो E के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, और जो बिंदु B होता है माने ये धन हो जाता है और ये क्या हो जाता है ऋण हो जाता है। तो बिंदु A धनात्मक हो गया और बिंदु B क्या होता है ऋणात्मक, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत हो जाता है और पश्च अभिनत हो जाता है। तो D1 से धारा प्रवाहित होती है, D2 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब जब इसका ऋणात्मक चक्र चलेगा, ये नीचे वाला जब चक्र चलेगा, तो चलिए नीचे वाला चक्र का मतलब ये ऋणात्मक चक्र चलता है। जब ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु A E के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है और बिंदु B क्या हो जाता है धनात्मक। तो जो डायोड D1 है वो अग्रभिनत हो जाता है, वो पश्चाभिनत हो जाता है, इससे धारा नहीं बहती, और डायोड D2 अग्रभिनत हो जाता है, इससे धारा बहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको दोनों अर्धचक्रों में धारा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसकी कार्यविधि लिखना है पूरा, ये देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर डायोड D2 अग्रभिनत का मतलब यही है कि डायोड जब धन से जुड़े तो अग्रभिनत और ऋण से जुड़े तो क्या हो जाता है पश्चाभिनत। अग्रभिनत में धारा बहती है, पश्चाभिनत में धारा नहीं बहती। तो चित्र से देख करके हम इसका वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद हम 16 नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं, इसके अथवा वाले में। तो चलिए अथवा वाला प्रश्न क्या है, पी-एन संधि डायोड का पश्चाभिनत में परिपथ चित्र बनाइए, इसकी क्रियाविधि लिखिए तथा VI ग्राफ बनाइए। तो चलिए क्रियाविधि और इसके VI ग्राफ को हम देखते हैं इसमें। तो पश्चाभिनत क्या है, तो जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, देखिए पी क्षेत्र है डायोड का और ये बैटरी के किससे जुड़ा है, ऋण क्षेत्र से जुड़ा है। तो जब डायोड के पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और यन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पश्चाभिनत कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम वोल्टेज इसमें लगाते हैं तो चलिए इसको अब कार्यविधि समझते हैं। तो यहाँ पर P का मतलब पॉजिटिव से है और यहाँ निगेटिव से है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पी क्षेत्र में होल पाए जाते हैं वो आकर्षित होकर के बैटरी की ओर चले आते हैं, और जो ऋण क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये धन सिरे से आकर्षित होकर के बैटरी की ओर चले जाते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर संधि से दूर चले जाते हैं आवेश और इसमें धारा नहीं बहती। तो यही चीज़ यहाँ पर कार्यविधि में लिखना है। तो चलिए कैसे कैसे लिखना है चलिए समझते हैं। यहाँ पर आरोपित वोल्टेज प्राचीर वोल्टेज को बढ़ाता है, अर्थात पी क्षेत्र के होल बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण कुछ अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और होल बचे रहते हैं, जिनके कारण अल्प कोटि की धारा माने म्यू ए कोटि की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसे हम पश्च धारा कहते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ की बात हो रही थी, तो ग्राफ ये बना हुआ है। तो यहाँ कैसे है, जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं पश्च धारा का मान बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है। इस ग्राफ को देखें तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, अचानक तेज़ी से बढ़ गया। तो यही है कि ये पश्च वोल्टेज है। तो पश्च वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर पश्च धारा का मान बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, जेनर भंजन वोल्टेज। इस तरह से इसको करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो 17वां प्रश्न है इसका। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित करिए। तो चलिए इसमें देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है, किरचॉफ का नियम। तो प्रथम नियम क्या है, यह संधि का नियम। किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस सूत्र से भी हम इसको पढ़ सकते हैं कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा है द्वितीय नियम, लूप का नियम। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सूत्र से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, किसी बंद जाल में किसी भाग में प्रवाहित धारा, और आर का मतलब हो गया संगत प्रतिरोध, इनमें कोई चिन्ह नहीं तो गुणनफल का, और ये बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस संकेत से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो थोड़ा समय कम है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करता हूँ, आगे फिर देखेंगे, आगे के वीडियो में डालेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था प्रदान की जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर चित्र बना लेना है और चित्र के लिए देख लीजिए इस तरह से हमको चित्र का निर्माण करना है। इसमें सारा कुछ इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखना है। तो चित्रानुसार PQRS समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोध हैं। तो देख लीजिए PQRS ये 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। एक विकर्ण पर BD के बीच सुग्राही धारा मापी G और कुंजी K2 जुड़ा गया है। ये विकर्ण है, इसके बीच में धारा मापी और कुंजी K2 जुड़ा हुआ है। अब AC विकर्ण में सेल E और कुंजी K1 जोड़े गए हैं। ये AC विकर्ण के सिरों पर सेल E और कुंजी K1 जोड़े गए हैं। तो जो चित्र में देखता है वही हमको करना है। अब चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, तो इसे सेतु संतुलन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बंद जाल ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो बंद जाल ABDA कहाँ हो गया, ये हो गया ABDA। इस तरह से इसमें कुछ नहीं, धारा और इसका गुणा करते जाना। I1 का P गुणा किए उसी दिशा में तो प्लस का चिन्ह लगेगा। इसमें ये जो धारा है यहाँ पर IG भी लिख लेना, IG धारा, तो IG और G का गुणा कर देंगे। इसी दिशा में धारा बह रही तो धन मिलेंगे। फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं I2 × R, तो I2 की जो तीर है इधर लगा है, जा रहे हैं इधर, इसलिए यहाँ पर इसमें जो चिन्ह लगेगा माइनस का लगेगा। चलिए अब इसमें चल के देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आ जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है I1P प्लस में था, I2R माइनस में था, IG था, तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर I1 बराबर I2R कैसे हो गया, इसका पक्षांतर कर दिए तो माइनस वाला है प्लस में चला गया, और जो IG का मान है वो 0 हो गया क्योंकि संतुलन इसकी स्थिति में IG का मान 0 होता है। अब बंद जाल BCDB, चलिए बंद जाल BCDB को भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ बंद जाल ये है BCDB, इस जाल की बात हो रही है। तो इसमें भी वही चीज़ हमको किरचॉफ का नियम लगाना है। तो I1 का गुणा किससे होगा, Q से, और इसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि इधर आ रहा है। फिर ये I2S है, हम इधर जा रहे हैं और तीर उधर लगा है, धारा प्रवाह उधर है, तो ये उल्टा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे I2S, और फिर यहाँ भी माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो धारा है इधर है, इसमें IG है, IG का G से गुणा कर देंगे और माइनस में लिख देंगे। इस तरह से हमको धारा और प्रतिरोध का गुणा करते जाना है। और यदि हम तीर के विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस, और सीधी दिशा में जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। तो इस तरह से I1Q माइनस I2S माइनस IgG आ जाएगा और इसका मान 0 होगा।
यहाँ इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आई जी का मान 0 हो गया, क्योंकि इसका मान सेतु संतुलन में 0 होता है। अब यदि हम भाग कर देंगे, देख लेते हैं पहले वाले का और दूसरे वाले का, यदि हम भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो देखिए I1 से कट जाएगा तो क्या बचा, ऊपर P बचा, नीचे Q, तो P अपॉन Q। इसमें जो है I2 और I2 से कट जाएगा तो R अपॉन क्या बचेगा, S। इस तरह से हमको मान पता चल जाएगा। चलिए अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 17वां नंबर का अथवा वाला प्रश्न है। तो अथवा वाला प्रश्न पढ़ के देखते हैं। अथवा वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर पदार्थ की चालकता के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए ये नया क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अभी तक तो ये नहीं आता था, फिर भी इसमें दिया है तो देख लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कोई चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। तो ये चालक की लंबाई L हो गया। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये गुलाई वाला क्षेत्रफल, ये गुलाई वाला क्षेत्रफल मान लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। प्रवाहित धारा क्या हो गई, I हो गई। आरोपित विभवांतर क्या हो गया, V हो गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व N है। आवेश का मान E है। द्रव्यमान M है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, स्नांति काल टाउ है। इस तरह से हमको इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक सूत्र लिखेंगे और उसको हम वहाँ सूत्र से चालू करेंगे। तो देखिए सूत्र में क्या है, इतना लिखने के बाद आराम से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर Vd मतलब अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ ये संबंध होता है E टाउ अपॉन M। अब यहाँ जो E होता है, ये E का मान V अपॉन L होता है, तो E को हटा के V अपॉन L लिख दिया। अब चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू N E A Vd होती है। यह अनुगमन वेग में संबंध भी होता है, तो I की जगह में I रख दिया, N E A ही रख दिया, और ये Vd का मान E टाउ अपॉन ML है। यहाँ पर कैपिटल I लिख गया है, तो कैपिटल I स्मॉल I, इसको स्मॉल I ही बना लेना। इस तरह से ये लिख दिए। अब यहाँ पर जो है इकट्ठा करके लिख दिए। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, I निकाले हैं। तो I का हम यहाँ पर ये इसमें Vd का मान रख दिए हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करें, V निकालें, ये V निकाले हैं। तो जब V निकालेंगे तो सब का उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये बटे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये जो ऊपर वाले हैं सब कहाँ आ जाएंगे, नीचे। इस तरह से तो यहाँ पर हमारे पास आ गया V अपॉन I। अब V अपॉन I को देखते हैं। V अपॉन I क्या होता है, प्रतिरोध। V अपॉन I की जगह क्या लिख देंगे, R। अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें नियतांक हैं, मतलब यहाँ L को छोड़ के, A को छोड़ के सारी चीज़ों को हटा दिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, रो। तो यहाँ रो का मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए। जो जो नहीं लिखे हैं, यहाँ M नहीं लिखे तो M हो गया। NaE स्क्वायर टाउ, तो ये लिख दिए। A नहीं लिखे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है इसका मान हो जाएगा पदार्थ की प्रतिरोधकता का। अब हमको निकालना है चालकता। तो जो चालकता होती है प्रतिरोधकता का उल्टा होती है, तो रो का मान ये है, चालकता को उल्टा कर दिया, जो इसके बटे में ऊपर लिख देना, ऊपर वाला नीचे लिख देना। इस तरह से हमको ये करना है। चलिए 18वां प्रश्न अब हम इसका देख लेते हैं। तो इसका 18वां प्रश्न है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान किसी आवेश के लिए सिद्ध कीजिए कि यह वृत्तीय गति करता है जिसकी कोणीय आवृत्ति आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये भी नया प्रश्न है, सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी इस प्रश्न में दे दिया है तो इसकी बात कर लेते हैं। लॉरेंज बल है सिलेबस में, बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो लॉरेंज बल क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र होता है F इक्वल टू QV साइन थीटा। और ये जो मैं बनाया हूँ ये साइक्लोट्रॉन है, इसी में बताना है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। धन आयनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराने पर उच्च ऊर्जा से त्वरित होकर वृत्तीय गति करने लगता है। तो धन आयन को यदि हम लंबवत गति कराते हैं विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र के, तो वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, और उस वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसको धन आयन को लॉरेंज बल ही जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ लिखे लॉरेंज बल बराबर क्या, अभिकेंद्र बल। इस तरह से यहाँ पर चालू करना है। तो ये सब चित्र तो चाहें तो बना लेंगे, बाकी ये क्वेश्चन उतना है नहीं सिलेबस में, पर है इस पेपर में दिया है इसलिए बता रहे हैं। चलिए आगे का देख लेते हैं। तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है QV साइन थीटा होता है। त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग में साइन 90 हो जाएगा, इसलिए QV भी बचा। अभिकेंद्र बल का सूत्र MV स्क्वायर अपॉन R। तो R का हम इधर गुणा कर देंगे तो MV इधर बचेगा, क्योंकि एक भी जो है इससे भी कट जाएगा, तो इधर क्या बचे MV, और इधर क्या बचा BQ या QB, जो भी ये लिख दिए। अब साइक्लोट्रॉन का हमको आवर्तकाल निकालना है। तो T इक्वल टू वृत्तीय पथ की लंबाई अपॉन वेग। तो वृत्तीय पथ माने परिधि, परिधि 2πr हो गया, वेग कितना होता है V, ये लिख दिए। अब यहाँ पर 2π लिख दिए हैं, लेकिन जो R है, R का मान ये वाला जो ये MV अपॉन BQ आया है, यही हम लिख दिए MV अपॉन BQ, R की जगह लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि जो कटने लायक होगा काट देंगे, जैसे V और V कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2πm अपॉन क्या हो गया BQ, T का मान हो गया। अब यदि हम इसको आवृत्ति में निकालेंगे तो जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की उल्टा होती है। तो यहाँ पर आवृत्ति हम निकालेंगे
तो 1/बट्टे में टी है आवर्तकाल, तो ये जो भी मान है ये उल्टा हो गया, बी की ऊपर हो गया, 2πm नीचे हो गया। क्या इसमें कहीं पर आर आया है? क्या यहाँ पर वेग आया है? सूत्र में वेग नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो आवृत्ति होती है वह कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। बाद में यहाँ बता देना है कि Q क्या है, धनायन का परिमाण है, V क्या है, धनायन का वेग है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वृत्ति मार्ग की त्रिज्या है, M धनायन का द्रव्यमान है। इस तरह से हमको यहाँ पर वर्णन कर देना है। चलिए हम इसी का अब जो है 18वां प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अथवा वाला प्रश्न क्या है। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित करिए। चलिए सिलेबस में अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का ये चित्र है। चित्र के बारे में जब सिंगल वीडियो होगा इसको तब समझाएंगे, फिलहाल इसको आप देख लीजिए इसमें कैसा कैसा है। तो मान लेते हैं कि इसमें दो चालक हो गए, कौन कौन से, ए बी और सी डी। दो समांतर तार हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। इसमें बहने वाली धारा क्रम से I1 और I2 है। तो ए बी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है B बराबर μ0 I1/2πd। I1 का मतलब पहले में I1 धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए। फिर सी डी तार पर लगने वाला बल, तो यहाँ बल का जो सूत्र होता है ये होता है F=I2LB sin 90 डिग्री होता है। तो I2 माने दूसरे के लिए, CD में बहने वाली धारा L है तो L लिख दिए, उसकी लंबाई है, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है sin 90। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस B का मान जो यहाँ पर निकाले हैं, B का मान, यही B का मान यहाँ पर रख दिए हैं ये, क्योंकि ये सूत्र में B है। अब इसको रखने पर ये हो जाएगा μ0 I1 I2/2πd, और इस L को इधर भेज दिए हैं। तो अब एकांक लंबाई में लगने वाला बल हो गया। तो एकांक लंबाई का मतलब ये होता है कि उसकी लंबाई को हम क्या मान लिए, 1। तो यहाँ पर F/L न लिख के F बल लिख दिए, क्योंकि L का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह से एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये है। दूसरा उसमें पूछा था कि धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए, अर्थात एम्पियर की परिभाषा देना है। तो यहाँ 1 मीटर की दूरी पर ये जो D का मान है यहाँ पर 1 मान लेना है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित परस्पर समान चालकों में समान परिमाण की धारा, माने I1 I2 का मान भी बराबर होना चाहिए, प्रवाहित हो और एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर के बल आरोपित करें, तो उनमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो ये जो परिभाषा है इस सूत्र से है, इसको मैं सिंगल वीडियो में भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए इसमें बड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। चलिए 19वें नंबर का प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तो 19वें नंबर का प्रश्न क्या है, 19वें नंबर का प्रश्न, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो देख लेते हैं, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए हम इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखेंगे कि ABC क्या कहलाया, प्रिज्म कहलाया। AB और AC इसके परावर्तक सतह हो गए, BC इसका आधार हो गया, PQ जो है इसकी आपतित किरण हो गई, और जो QR है QR इसकी अपवर्तित किरण हो गई, और जो RS है वो निर्गत किरण हो गई। NO और MO जो हैं ये इसके अभिलंब कहला गए। I आपतन कोण कहलाया, ये जो I बन रहा है, और ये जो है निर्गत कोण कहला गया, ये विचलन कोण कहला गया। R1 R2 इसके अपवर्तन पृष्ठ के कोण कहला गया। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है, चित्र बना करके। अब इसके हम व्यंजक की बात करते हैं, देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब व्यंजक में क्या है, जो हमारे पास ये चतुर्भुज है AQOR, तो चतुर्भुज छांटते हैं, इसमें देख लेते हैं चतुर्भुज क्या है। तो ये हमारे पास चतुर्भुज ये है AQOR। इस चतुर्भुज की बात हो रही। इस चतुर्भुज में ये वाला कोण 90 का होगा, ये वाला कोण 90 का होगा। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग तो 360 होता है। 360 में ये 90 180 निकल गए, तो कौन सा कोण बचा, A, और ये बचा O। तो ये जो कोण है A वाला और ये O वाला, इसका योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें कैसे लिखा है, यही है। तो इसमें कोण A का मान और QOR का मान कितना हो गया, 180। ये कोण A का मान और QOR का मान 180, क्योंकि ये किनारे किनारे कोण कितने हैं, 90 के, इसलिए इसमें शेष कोण लिखा। जबकि चतुर्भुज में 4 कोण होते, 2 ही कोण लिखा है, 2 कोणों का मान 90 है। अब त्रिभुज QOR, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज QOR, ये है QOR, ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होता है, तो R1 + R2 और ये वाला कोण QOR, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो चलिए यहाँ पर लिखें R1 + R2 + QOR = कितना हो गया, 180। अब यहाँ पर हम गणित लगाएंगे। गणित लगाने का मतलब ये है कि हम इसमें दोनों चीज़ को बराबर कर देंगे। बराबर करने का मतलब ये है कि यदि हम इन दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये QOR कट जाएगा, 180 जो है 180 कट जाएगा। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, R1 + R2।
और यहाँ पर R1 और R2 का मान R मान लेते हैं तो ये हो गया 2R, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये दोनों मान बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हमको जो R का मान निकालना है ये A/2 हो जाएगा। चाहे तो इसमें कोण लगाएं या न लगाएं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रिज्म कोण के साथ सिर्फ A लिख देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा R का मान। अब हम त्रिभुज QTR में चलते हैं, तो ढूंढिए QTR, ये QTR ये है। तो इसका ये जो बाह्य कोण है वो डेल्टा है, और जो बाह्य कोण होता है अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो ये कोण होगा I-R1 होगा, और जो ये वाला कोण होगा E-R1 होगा, ये R2 होगा। इसमें से E में से R2 घटाएंगे तो ऊपर का कोण ये वाला आएगा जो डैश डैश लाइन के साथ है, I में से R1 घटाएंगे तो ये वाला कोण आएगा जो ऊपर है। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बाह्य कोण कितना था, डेल्टा, और वहाँ पर ये हो जाएगा एक कोण I-R1 और दूसरा हो जाएगा E-R2, अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण, इससे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर I और ये जो E है दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए 2I, और ये जो R1 और R2 हैं ये भी बराबर होते हैं तो लिख दिए 2R। अभी हम देख रहे थे कि ये जो 2R का मान आया था, तो चलिए इसमें देख लेते हैं ये जो 2R है किसके बराबर, A के। तो यहाँ 2R की जगह हम क्या लिख दिए, A। अब हमको यहाँ I निकालना है, तो A का पक्षांतर कर दिए, तो डेल्टा M प्लस A और बटे में 2, ये I का मान आ जाएगा, पक्षांतर करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ स्नेल के नियम से म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R, तो साइन I का मान ये रख देंगे, ये साइन I का मान रख दिए। इसके बाद साइन R का मान क्या है, जो साइन R का मान ये निकला था A/2, तो ये लिख दिए। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला है, सूत्र है। चलिए इसके बाद हम 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 19वां प्रश्न क्या है, 19 का अथवाई है, हाइगन के द्वितीय तरंग के सिद्धांत का उपयोग करके अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी समझते हैं। हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन स्नेल के नियम की स्थापना। तो इस तरह से हमको पहले चित्र बनाना है। यहाँ पर मान लेना है कि ये किरण जो आ रही है, ये किरण आपतित किरण है, इस पर हम लंब खींच देंगे तो ये हो जाएगा आपतित तरंगाग्र, क्योंकि किरण और तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते हैं। फिर ये अंदर दूसरे माध्यम में आ गई तो अपवर्तित हो गई, ये कुछ कम दूरी तक जाएगी, इसको पहले ही थोड़ा सा मिला करके इधर मिला देना है। तो जो अपवर्तित किरण है उस पर हम खींचेंगे तो वो हो जाएगा अपवर्तित तरंगाग्र। इसका वीडियो अलग से डला हुआ है, फिर भी देख लेना उसमें से। पर इसमें देखते हैं अब चित्र के बारे में क्या क्या है। माना ए बी आपतित तरंगाग्र है, ये देख लीजिए, ये वाला ए बी जो है आपतित तरंगाग्र है। यदि प्रकाश की चाल पहले माध्यम में v1 हो तो ये प्रकाश की चाल पहले माध्यम में v1 हो, t समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, v1t, तो ये BC की दूरी हो जाएगी v1t। अब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है, तो v2 हो जाएगी, और इसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, v2t। अब v2t को हम क्या मानेंगे, त्रिज्या, और a को केंद्र मान करके चाप काट देंगे, और जहाँ चाप काटेगा उसे e मान करके c से मिला देंगे। और यही चीज़ हमको चित्र के बारे में ये लिखना है, जैसे जैसे अभी किए हैं इस तरह से हैं। अब हम इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC। तो इसमें त्रिभुज ABC ढूंढते हैं, ये है ABC। तो त्रिभुज ABC में यदि मुझे साइन थीटा निकालना है तो यहाँ पर क्या है, I, तो साइन I बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC, और BC का मान क्या है, v1t। तो इस तरह से यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ABC में साइन I बराबर BC अपॉन AC, BC का मान v1t है, तो ये लिख दिए। अब हमको ये नीचे वाले त्रिभुज में लेना है, तो ये साइन R निकालना है। इसका लंब क्या हो गया, AE, और कर्ण हो जाएगा AC। तो AE बराबर हो जाएगा AC, और AE का मान क्या है, v2t। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए। त्रिभुज AEC में साइन R बराबर AE अपॉन AC, और AE का मान v2t है, तो v2t लिख दिए। इस तरह से हमको ये करना है। अब इसमें देख लेते हैं आगे हम क्या करेंगे। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में भाग करने पर क्या हो जाता है, देख लीजिए। यहाँ पर हम ये लिखे साइन I समीकरण 1 से, साइन R समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा साइन I अपॉन R। अब हम जब इसमें से इसको भाग करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि t जो है t से कट जाएगा, AC जो है AC से कट जाएगा, मतलब v1 अपॉन क्या हो जाएगा, v2। तो यहाँ पर जो वेग होता है, पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। तो v1 अपॉन v2 बराबर हो जाएगा n21। तो यहाँ पर v1 अपॉन v2 की जगह क्या लिख देंगे, n21, और साइन I अपॉन क्या हो गया, साइन R। तो यहाँ से स्पष्ट है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह से हमको लिख देना है, यही स्नेल का नियम है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र हम देख लेते हैं इसमें।
तो बोर के परमाणु मॉडल के के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक है। तो चलो चालू करते हैं। इसमें कैसा है, बोर के द्वितीय प्रतिबंध से हम जानते हैं L बराबर NH/2 L का सूत्र होता है, L माने कोणीय संवेग, M भी R होता है। तो V और R के नीचे NN लगा देना, जिससे पता चले कि ये किस कक्षा का है। और यहाँ NH/2 वही लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम Vn का मान निकालें तो M और R1 को पक्षांतर कर दिए। देख ली NH/2 है, M और जो है Rn नीचे चला गया, इस तरह से यहाँ हो गया। इसके बाद हम इसका आगे वाला हिस्सा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति में स्थिर विद्युत आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये लिखें अभिकेंद्र बल का सूत्र और ये लिख दिए स्थिर विद्युत बल का सूत्र। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। तो मैं mv²/r लिखा हूँ, इसके नीचे n लिखना है, बगल में नहीं लिखना है, छोटा छोटा नीचे n लिखना है। बराबर 1/4πε0 और ये Q1 Q2/r² होता है। तो Q1 का मान भी E है, माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q2 का मान भी E है, प्रोटॉन का आवेश। तो दोनों गुणा करेंगे तो E² हो जाएगा। अब यहाँ R² है, R के नीचे N लगाना है। बड़ी दोबारा से बोल देता हूँ, जो NN है बिल्कुल नीचे नीचे लिखना है इनके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कटेंगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पर R से ये एक R कट जाएगा, यहाँ 2 ठो थे, तो mv²n बचा, यहाँ 1/4πε0 E²/r1 बचा। अब ये जो हमारा V1 का मान आया था, Vn का मान, यहाँ पर हम Vn का मान रख देंगे ऐसे, देखिए इस वाले समीकरण। तो m की जगह m रख दिए, ये V² है तो V² की जगह Vn का मान रख दिए। ये है Vn का मान, आप अच्छे से देख लीजिए, इस मान को हम रख दें हैं। अब रखने के बाद रखेंगे तो इसमें स्क्वायर है, तो सारे मान में स्क्वायर लग गए हैं। n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर हुआ तो 4 हुआ, पाई का स्क्वायर हुआ, m का स्क्वायर हुआ, r²n हो गया। इधर का पूरा हम इसी तरह से लिख दिए हैं। आगे स्टेप में देख लेते हैं कि क्या क्या कटने लायक है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या कटेगा, समझते हैं। तो यहाँ पर यम है, एक m से कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ 4 है, ये 4 से कट गया। एक पाई है तो ये पाई से कट गया। और यहाँ ये R 2 ठो हैं तो ये Rn से कट गया। अब क्या बचाया, यहाँ बचा n² h², तो ये लिख दिए n² h²। फिर क्या बचा यहाँ पाई, तो पाई अगले स्टेप में कटा है तो अगले स्टेप में ही काट देंगे। 4π² mRn, यहाँ पर Rn भी एक ठो बचा। तो इस तरह से काटने के बाद जो बचेगा आपको यहाँ पर लिख देना है। अब लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि ये सब कट गया है, तो ये जब हम Rn निकालेंगे, R का इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर जो बचेगी, तो E∈0 ऊपर चला गया क्योंकि ये 4π से कट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये 4π, ये 4 और एक ठो पाई से कट जाएगा। तो n² h² ε0 इधर आ गया, ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर E² को भी यहाँ ले आए, तो हमारे पास बचा पाई m और E², Rn को उधर लिख दिए हैं। तो जो Rn है वो इसके कक्षा की संख्या के समानुपाती होती है। अब हमसे पूछा प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो n का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर इस सूत्र में n रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा। अब ये सभी मान हमको पता होते हैं, ε0 ऐसे ये सब नियतांक हैं, इनका मान रख देंगे तो 5.29 × 10⁻11 मीटर ये प्रथम कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी बोर परमाणु मॉडल के अनुसार। अब हम बात करते हैं इसके 20वें प्रश्न की। तो चलिए 20वां प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न का अथवा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल। तो इनको हम देखते हैं कैसे कैसे इसको करना है। तो चलिए अथवा वाला प्रश्न है और अलग अलग बिंदु दिया है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, E=mc², इसका सूत्र लिख दिए। फिर है द्रव्यमान क्षति, नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ये सूत्र है द्रव्यमान क्षति बराबर नाभिक के घटकों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। इसको संकेत में लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद बंधन ऊर्जा भी आया था, तो बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन, नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा लिखना है, परिभाषा के बाद इनका सूत्र भी लिख देना है, ये इस सूत्र। तो देखिए इसमें सूत्र क्या है, बंधन ऊर्जा का EBn बराबर EB/A हो गया, तो EB बंधन ऊर्जा है, ये द्रव्यमान संख्या, इसके अनुपात को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब आ गया नाभिकीय बल, चौथा पूछा, तो वह बल जो नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं भी चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर में आया तो कुछ बड़ा कर देते हैं। तो यह जो नाभिकीय बल की विशेषताएं, ये सबसे प्रबल बल होता है, आकर्षण बल होता है, ये प्रोटॉन के कूलाम
नियम पर हावी होता है। कूलाम के स्थिर विद्युत बल पर यह हावी होता है। ये लघु परास का माने बहुत दूरी तक नहीं लगता। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक समान लगता है। इस तरह से हमको पूरा पेपर करना है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में नहीं आएंगे, उसको मैं वहीं पर चर्चा किया हूँ। थैंक यू।